किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों, यदि आपकी गेहूं की फसल 60 दिन से ऊपर की हो चुकी है और बालियां निकलना स्टार्ट हो गया है या फिर कहीं कहीं पे बालियां निकल चुकी है, तो इस स्टेज पे आपको कौन कौन से खाद उर्वरक देने हैं और कौन कौन सी सावधानियां रखनी हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो, बेस्ट क्वालिटी का गेहूं बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। इसीलिए निवेदन एक ही है, पूरी जानकारी लेकर ही जाएं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अब हमारे काफ़ी किसान भाई फास्फोरस और पोटास का फंडा नहीं समझ पाते कि ये फास्फोरस कब देना चाहिए, पोटास हमको कब देना चाहिए, 05234 का छिड़काव हमको कब करना चाहिए, 0050 का छिड़काव हमको कब करना चाहिए, 1261 का छिड़काव हमको कब करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, 60 दिन तक हम 05234 का छिड़काव कर सकते हैं। 40 दिन तक हम NPK 1919 का छिड़काव कर सकते हैं। 60 दिन के बाद कौन सा छिड़काव हमको करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये 60 दिन तक हम 05234 का छिड़काव क्यों कर रहे हैं? जो 05234 है उसमें 52% तो फास्फोरस है, ये आपको सबको ही पता है। इसके अलावा 34% इसमें पोटास होता है। अब ये फास्फोरस क्या करता है दोस्त? ये वाली आप पत्ती देख रहे हो, इसको झंडा पत्ती बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में झंडा पत्ती बोलते हैं। अब ये झंडा पत्ती ही टिकने वाली है लास्ट स्टेज तक, मतलब जब तक ये गेहूं पक नहीं जाता तब तक ये झंडा पत्ती ही रहेगी। और ये झंडा पत्ती का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। जो गेहूं में भोजन बनता है वो इसी के द्वारा बनता है, इसलिए इसका हरा रहना बहुत ज़रूरी है। एंड तक मतलब ये है, जब तक हमारी फसल पक नहीं जाती तब तक इसका हरा भरा रहना बहुत ज़रूरी है। अब हरा भरा कैसे रहेगा भाई? अभी तक हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये सभी तो डाले हैं, जिंक भी दिया है, अब क्यों दे, है ना। काफ़ी किसान भाइयों का सोचना यही रहता है कि भाई सब तो दे दिए, हमने बुवाई करते समय फास्फोरस दिया है, इसके अलावा पहली सिंचाई में हमने नाइट्रोजन दिया है, दूसरी सिंचाई में हमने नाइट्रोजन, जिंक ये फंडा अपनाया है। तो उसका भी मैं फंडा क्लियर कर देता हूँ आपको। ये फास्फोरस क्या करता है? ये पौधे को स्ट्रॉन्ग तो बनाता ही है, इसके अलावा इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा पौधे में। और ये प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन बनता है पौधे में, उसमें भी फास्फोरस का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। इसलिए आपको फास्फोरस और पोटास देना। अब ये पोटास क्यों दे भाई? 05234 क्यों डाले इसमें? फास्फोरस का आप बोल रहे हो, पोटास भी है इसमें। तो पोटास का फंडा भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आपने कभी गेहूं में देखा हो चमक, मतलब कुछ गेहूं की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, आपने कभी भी देखा हो चमकीले रहते हैं कुछ गेहूं, तो वो चमक कहाँ से आती है? पोटास से। और इन तीनों का कनेक्शन एक ही है दोस्तों, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, NPK, ये तीनों तभी अच्छे से काम करते हैं जब इनकी सही मात्रा पौधे को मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फास्फोरस डाल दो तो फास्फोरस हालांकि काम करेगा, लेकिन उस तरीके से काम नहीं करेगा। जब आप फास्फोरस के साथ NPK दोगे, मतलब नाइट्रोजन दोगे, पोटास दोगे, तो वो तीनों का एक तालमेल रहता है और तीनों मिलजुल के काम करते हैं। जैसे नाइट्रोजन का तो अलग ही काम है कि भाई उसका ग्रोथ बढ़ाना है उसका काम, और जिंक के साथ मिलके कल्ले का फुटाव बढ़ाना है, ये नाइट्रोजन का काम है। अब फास्फोरस का मैंने आपको बताया है, अब पोटास का भी मैंने आपको समझाया है। अब काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट थे कि सर ये ग्रोथ रोकने के लिए लियोसिन डालना सही है या नहीं, उसका भी मैं आपको फंडा क्लियर कर देता हूँ। लियोसिन कुछ वेराइटी में डाला जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। हालांकि ये लियोसिन क्या करता है, जो प्लांट की ग्रोथ रहती है, ज़्यादा ही ग्रोथ हो रही है, मतलब कुछ वेराइटी ऐसी भी है जैसे DVW 187 है, ये ग्रोथ में ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा हाइट ले लेती है। अब ज़्यादा हाइट ले लेती है तो उसका क्या होता है, कभी भी अगर बाय चांस हवा चलती है तो उसमें हमारी फसल आड़ी हो सकती है, या फिर जिस तरीके से फसल पकना होता है, जिस तरीके से दाना बनना होता है, उस हिसाब से दाना नहीं बन पाता। तो लियोसिन सिर्फ उन्हीं वेराइटी पे रिकमेंड किया जाता है
जो ज़्यादा हाइट लेती है। यदि आपने ज़्यादा हाइट वाली वैरायटी नहीं लगाई है तो आप ल्यूसीन का छिड़काव बिल्कुल ना करें। देखिए दोस्तों, सीधा सा फंडा बता रहा हूँ, क्योंकि ये आजकल क्या हो गया है कि मतलब हर एक किसान भाई ल्यूसीन का छिड़काव कर रहा है, तो उसका भी आप फंडा समझो थोड़ा। मतलब ल्यूसीन उसी वैरायटी में डालें जहाँ पे ज़्यादा हाइट हो रही है। अब ये हाइट को क्या करता है, जैसे यहाँ पे झंडा पत्ती के बाद जितनी ग्रोथ होगी उस ग्रोथ को रोक देता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो बालियाँ निकलती है वो बालियाँ ये झंडा पत्ती के तुरंत बाद निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये होता है ल्यूसीन का काम। तो ल्यूसीन वहीं छिड़काव करें जहाँ पे ज़रूरत हो, फिजूल में ल्यूसीन का छिड़काव नहीं करें। अब ल्यूसीन का भी मतलब इसमें उसमें टाइम बताया गया है कि लगभग आप 60-65 दिन के अंदर ल्यूसीन का छिड़काव, पहला छिड़काव कर सकते हो। इसके 2 छिड़काव के बारे में बताया गया है। आप पहला छिड़काव 60-65 दिन में और दूसरा 80-85 दिन में। यदि ज़्यादा हाइट हो रही है तो 80-85 दिन में, मतलब हो सकता है आपका पहला छिड़काव ही काम कर जाए। यदि पहला छिड़काव में हाइट फिर भी ले रहा है तो आप 80-85 दिन में ल्यूसीन का दूसरा छिड़काव करें। यह है ल्यूसीन का फंडा। अब काफ़ी किसान भाइयों का ये कहना है कि सर ल्यूसीन से फुटाव बढ़ता है। देखिए दोस्तों, अब कुछ नहीं होने वाला। अब मतलब यदि आपकी फसल 60 दिन से ऊपर है तो उसमें जितना फुटाव है उतना ही रहेगा। आप यदि सोचते हो कि उसमें फुटाव बढ़ा सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा। 60 दिन के बाद तो इम्पॉसिबल है। उसमें आप बिल्कुल उलझना मत और फिजूल के खर्च बिल्कुल भी मत करना। ल्यूसीन से कोई भी फुटाव नहीं होता, क्योंकि काफ़ी कमेंट मेरे को देखने को मिलते हैं कि सर ल्यूसीन से क्या ज़्यादा फुटाव होता है। बिल्कुल नहीं होता। ल्यूसीन का काम है सिर्फ ग्रोथ रोकना। ये एक पीजीआर है और इसको ग्रोथ रोकने के लिए ही दिया जाता है। बाकी आपको मैंने बताया है कल्ले का फुटाव कौन बढ़ाता है, सिर्फ नाइट्रोजन और जिंक, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 50 दिन से पहले 50 दिन मतलब दूसरे पानी में हमको नाइट्रोजन और जिंक का एक फंडा अपनाना पड़ता है, जो कि हर वीडियो में मैंने बताया है। जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट ये सारा मतलब फंडा क्लियर करा है, चूने का पानी, ये सब कुछ बताया है। जिंक और नाइट्रोजन ही फुटाव में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। नाइट्रोजन तो हमारे हर एक किसान भाई देते ही देते हैं। और नाइट्रोजन का यह है कि हर साल यूरिया मतलब यूरिया की मात्रा बढ़ ही रही है। पहले एक बैग 1 एकड़ में दिया जाता था, मतलब आज की कंडीशन ये है कि 4-5 बैग 1 एकड़ में दिया जाता है यूरिया। तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी खराब ही हो रही है। इसलिए बाली आने के बाद तो बिल्कुल भी यूरिया का छिड़काव नहीं करना है आपको, क्योंकि जितनी नाइट्रोजन लेनी थी पौधे को वो ले चुका है। नाइट्रोजन का अब इसमें क्या काम होगा, जो बाली में जो दाने बनेंगे, मतलब जो दाने गेहूं में रहते हैं, उसमें जो प्रोटीन रहती है जिसको ग्लूटीन के नाम से जाना जाता है, उसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि पौधा खुद ब खुद अब जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी से ले लेता है। अब आपको ऊपर से कोई भी नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ फास्फोरस, यदि बाली निकल रही है तो उस समय फास्फोरस यानी NPK में आपको 0.34 लेना है। और बाली निकलने के बाद जब हमारी फसल मिल्किंग स्टेज पर रहती है उस समय आपको 0.050 का छिड़काव करना है। इसके अलावा कोई भी छिड़काव आपको अपनी गेहूं की फसल में नहीं करना। अब ये 0.050 क्या करता है, उसमें से पोटास रहता है, और पोटास का क्या काम रहता है, चमक बढ़ाना। तो पोटास की मात्रा आपको देनी है। बाकी दोस्तों मैग्नीशियम और इसके अलावा फेरस, ये फंडा भी मैंने आपको बताया है। बोरोन का भी बहुत बड़ा रोल है गेहूं की फसल में। बोरोन का आपको कैसे छिड़काव करना है, कब छिड़काव करना है, और ये मैग्नीशियम इनका कब छिड़काव करना है, उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है इससे पहले वाली वीडियो में। तो दोस्तों यही है फास्फोरस और पोटास का फंडा। इसके अलावा ल्यूसीन का फंडा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिजूल के खर्च बिल्कुल मत करना दोस्तों गेहूं की फसल में, क्योंकि लास्ट स्टेज पे है। यदि आप कुछ गलत करते हो तो वो हमारी फसल के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई अभी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको गेहूं से रिलेटेड जानकारी तुरंत मिल सके। और इसके लिए आपको साइड में जो बेल आइकन है, घंटा है, उसको भी दबाना पड़ेगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी।